जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज फिर से बात करने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जीके जिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो 6 जनवरी 2019 की शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन। इससे पहले शिफ्ट 2 के हमने 50 प्रश्न सॉल्व किए थे। आज हम लोग शिफ्ट थर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। तो 50 प्रश्न देखिए, स्कोर कितना रहा जरूर बताएं, क्योंकि 40% आपका स्कोर होना चाहिए। 3-4 प्रश्न इसमें करंट अफेयर के आते हैं, वो आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो पुरानी करंट है। बाकी सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट कीजिए, पूरे अटेम्प्ट कीजिए और बताइए लास्ट में आपने स्कोर कितना किया। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कैग सीएजी किन खातों का लेखा परीक्षण करता है। आपको बताना है सीएजी के बारे में। अगर सीएजी की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल अनुच्छेद 148 में इसकी बात हमें देखने को मिलती है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी जो संस्था होती हैं उनका लेखा परीक्षण सीएजी करता है। कैग 148 में इसका अनुच्छेद, इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है। आप सभी को पता होगा, ये हैदराबाद में देखने को मिलती है चार मीनार, ठीक है। अच्छा, चार मीनार का अगर निर्माण की बात करते हैं तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, क्या बोलेंगे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, कुतुब शाह, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था और ये कुतुब शाही बन सका था, ठीक है। लगभग 1591 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वर्तमान में कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत से संबंधित था। और कई बार एग्जाम में सीधा टपका है क्वेश्चन। तेभागा आंदोलन की अगर बात करते हैं, कैसा ये किसान आंदोलन था, सबसे पहले याद रखें, क्योंकि कृषि आंदोलन है तो किसान आंदोलन था। ये हुआ था 1946-47 में। 1946-47 में ये आंदोलन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 1947। और बंगाल का, ये बंगाल का तेभागा आंदोलन था। कहाँ का दोस्तों, ये याद रखेंगे, बंगाल का आंदोलन था। कहाँ का दोस्तों, बंगाल का आंदोलन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो उत्तर पूर्व भारत है उसका प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो असम का एक शहर है गुवाहाटी, असम का एक शहर है गुवाहाटी, इसको बोला जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। मतलब शीतकालीन ओलंपिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ शीतकालीन ओलंपिक खेलों की, तो शीतकालीन ओलंपिक पहली बार कहाँ खेले गए थे। तो पहली बार अगर पूछा जाता है तो 1924 में फ्रांस में खेले गए। 1924 में फ्रांस में ये पहली बार खेले गए थे, ठीक है। फ्रांस में पहली बार। शीतकालीन पूछ रहा है, वो शीतकालीन याद रखें, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन इनमें अंतर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शॉर्ट ट्रैक जो आता है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रैक जो है वो शीतकालीन खेलों के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो कब शामिल, 92वें संविधान संशोधन से, 74वें से, 69वें से या 73वें संविधान संशोधन थे। तो देखो, अगर उसने पंचायतों से संबंधित क्वेश्चन पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 73वें संविधान संशोधन से, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1952 में हुआ था, ठीक है। पंचायतों को इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया था और पंचायतों को 29 विषय दिए गए। कितने दोस्तों, याद रखें, 29 विषय पंचायतों को दिए गए थे। कितने, 29 विषय संबंधित है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा, और कौन सी 11वीं अनुसूची, ये भी याद रखेंगे, कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची। अच्छा, 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से संबंधित, किससे, नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में सीधा टपका है। वांडीवास का लड़ाई, वांडीवास का निर्णायक युद्ध था। क्यों निर्णायक युद्ध था, देखो, आप एक शासक पढ़ेंगे, मतलब शासक का सेनापति सर आयरकोट, ये मतलब बहुत बेहतरीन आप कह सकते हैं लड़ाकू आदमी था, सर आयरकोट इसका नाम था, आयरकोट, ठीक है। ये आपको दो जगह देखने को मिलता है, एक तो वांडीवास के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में, ठीक है, ये वांडीवास के, और एक पोर्टोनोवा के युद्ध में। कौन से, पोर्टोनोवा के युद्ध में, पोर्टोनोवा के युद्ध में, ठीक है। अच्छा, पांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो 1960 में हुआ था, और पोर्टोनोवा की जो लड़ाई हुई थी वो 1980 में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, ये 1980 में हुई थी, याद रखेंगे। तो देखो, अब अगर बांडीवास का लड़ाई पूछी जाती तो अंग्रेज और किससे, और अंग्रेज और ये फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, ठीक, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। देखो, यहाँ पर फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी वो युद्ध जीतने वाले थे, लेकिन क्या करते हैं, ये वांडीवास में सर आयरकोट को बनाते हैं। और ये तीसरा कर्नाटक युद्ध था। कौन सा, तीसरा, तीसरा कर्नाटक युद्ध था, याद रखेंगे, तीसरा कर्नाटक युद्ध था, कर्नाटक युद्ध था। इसमें वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी,
1560 में, 1760, माफ़ी चाहिए, मैं 1560 का 1760 में हुई थी। अब पोर्टो नोवा का युद्ध भी याद रखें, वो भी 1780 में हुआ था। वो मैंने 1500 कह दिया, माफ़ी चाहिए, वो 1780 में वो भी हुआ था पोर्टो नोवा का युद्ध। और वो किसमें, वो मैसूर का शासक था हैदर अली से हुआ था, हैदर अली, उसमें भी सराय कोट था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है, तो भारत की कृषि कैसी सकती है, तो आपको ये मानसून का दांव पर है, ये मतलब मानसून पर आधारित कृषि है। भारत की जो कृषि है वो मानसून आधारित कृषि है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय एवं खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को किस नाम से भी जाना जाता है। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें अचक्रीय और खुली श्रृंखला जो होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उन्हें एलिफेंटिक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिफेंटिक यौगिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है, सिर्फ पौधों में इनमें से क्या पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ पौधों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पौधों की में पाई जाती है और ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी, क्या पूछा है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, आपको बताना गंगा की सहायक नदी, सुबनश्री, जास्कर, गंडक, मानस। मानस और सुबनश्री ये किसकी नदियां हैं, ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र की हैं, ब्रह्मपुत्र की। गंडक ये गंगा की सहायक नदी है। जास्कर, जास्कर ये नदी आपने पढ़ी होगी, लद्दाख वाले क्षेत्र में बहती है, और ये सारे सिंधु की सहायक नदी है। जो जास्कर है वो किसकी, सिंधु की सहायक नदी है। जास्कर ये किसकी, सिंधु की सहायक नदी है, याद रखेंगे, ये सिंधु की सहायक नदी है, याद रखेंगे। तो गंडक ये गंगा नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे, ठीक है। ये नेपाल में शालिग्रामी, इसका नेपाल, अगर नेपाल में आप जाएंगे नेपाल, तो नेपाल में से शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं, शालिग्रामी नदी कहते हैं नेपाल में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल अगर पूछा जाता है तो ये आर्द्र भूमि के संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल, और ये हुआ था 1992 में, 1992 में संबंधित है। और किसी ग्रीन हाउस गैसों, माफी जाए, आर्द्र भूमियों से संबंधित नहीं था। आर्द्र भूमियों से ये 1971 का रामसर सम्मेलन जो था वो 1971 का रामसर सम्मेलन जो था वो आर्द्र भूमियों से रिलेटेड था। और 1992 में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए यूएनएफ ट्रिपल सी, कौन, यूएनएफ ट्रिपल सी ने क्या किया था, क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, ठीक है, याद रखें। ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित था, 1992 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पर चलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली से कहाँ तक जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग एक जो है वो दिल्ली से अमृतसर जाता है, कहाँ पर, अमृतसर जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, केंद्रीय और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कई बार इसमें आयोग आपको देखने को मिलते हैं। तो केंद्र और राज्य संबंधों के नए मुद्दों को देखने के लिए 2007 में, कौन सा, 2007 में न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में तो इनका नाम क्या है, पुंछी आयोग आया था। 2007 में कौन सा आयोग था, पुंछी आयोग। इसकी अध्यक्षता कौन थे, एम पुंछी, इन्हें को बोलते हैं मदन मोहन पुंछी, ठीक है, याद रखेंगे। ये किसे, राज्य और केंद्र के राज्यों के संबंध से संबंधित था, याद रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर कब 2007 में आया था, ये भी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंछी आयोग। मेडन ओवर किससे संबंधित, तो आपको मेडन ओवर किससे, क्रिकेट से संबंधित है, आपको ये रटा होगा मेडन ओवर। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिताओं से जुड़ा हुआ नहीं है, हुसैन बोल्ट, पंकज अडवाणी, पीटी उषा, हिमा दास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंकज अडवाणी, ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी हिमा दास आपको पता है, इन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, असम से संबंधित है। और जो आपके ये अडवाणी जी हैं ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है, तो काम करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति, ठीक है, ऐसे वाट में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को डैश के रूप में भी प्रेषित किया जाता है। जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को डैश के रूप में प्रेषित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चुंबकीय विकिरण कहा जाता है, चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है, याद रखेंगे, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है। देखो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर हम बात करते हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, कहाँ से दोस्तों, आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखेंगे। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनकी चर्चा है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग अगर पूछा जाए तो भाग 4 में इनका वर्णन है, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में वर्णन है। तो किस प्रकार अगर इनमें संशोधन करना हो तो किस प्रकार आप संशोधन कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर आप संसद के विशेष बहुमत से, किसमें, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। संशोधन भी हुए हैं, 42वें संविधान संशोधन में 48 का जोड़ा गया, 48 का जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बात की गई है, ठीक है। और उसके बाद जैसे 45 में, अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, किसी पदार्थ पर अपने दर्पण प्रतिबिंब पर
अतिवेदनशील ना होने का गुण क्या कहलाता है? अतिवेदनशील ना होने का जो गुण कहलाता है उसे अचिरिटी बोलते हैं, अचिरिटी। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए राइट आंसर क्या होगा? ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो बताएं ब्रीडिंग, ब्रीडिंग क्या होता है? जो ब्रीडिंग होती है याद रखेंगे इसमें बायो फर्टिफिकेशन बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी, बायो फर्टिफिकेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, तो बता देंगे। देखो शपथ जो है आपको पता होगा, शपथ किसमें? तीसरी अनुसूची में शपथ है। शपथ जो है वो किसमें? तीसरी अनुसूची में देखने को मिलती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन की बात करता है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते की बात करता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति की बात हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के जो अनुपात है उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसे आयतन प्रतिष्ठा मापांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन प्रतिष्ठा मापांक बोला जाता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उनके संबंध में संसदीय कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? तो आपको याद रखना है, अनुसूचित, देखिए कोई भी क्षेत्र अनुसूचित है या नहीं है उसका जो संबंध होता है वैसे केंद्र के अनुसार राज्य करता है, लेकिन अगर उसमें संबंध अगर उनसे कानून बनाने की बात करता है तो वो राज्यपाल बनाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं अनुच्छेद प्रशासन की बात करता हूँ तो अनुच्छेद 244 का 1 और अनुच्छेद 244 के 2 अगर आप इनको देखते हैं तो इसमें अनुसूचित जाति के प्रशासन की बात हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके सिखों के एक सैन्य प्रशासन में बदला था, संप्रदाय में बदला? जो सिख थे उनको सैन्य संप्रदाय में किसने बदला था? देखो इसको गुरु तेग बहादुर, बंदा बहादुर, गुरु अर्जुन देव सिंह, गुरु अर्जुन देव। बता दें। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अगर मैं देखूं एक सैन्य संप्रदाय के रूप में बदला था तो इस क्वेश्चन का आपने पढ़ा होगा हरगोविंद, हरगोविंद जो थे, हरगोविंद की बात करते हैं। उन्होंने इसमें सैनिक, इसलिए उन्हें सैनिक संत के रूप में जाना जाता था, उन्होंने माना था। लेकिन इसमें आयोग ने जो उसकी उत्तर कुंजी में गुरु गोविंद सिंह को माना है। अगर आयोग के अनुसार चले, आयोग के अनुसार आयोग ने किसे माना है? गुरु गोविंद सिंह। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने, याद रखना है कि उन्होंने खालसा, खालसा नामक समुदाय की स्थापना की थी, खालसा की। तो आप याद रखेंगे इसकी स्थापना किसने की थी? खालसा की गुरु गोविंद सिंह ने की थी। लेकिन अगर सैन्य संप्रदाय पूछा जाए तो याद रखें हरगोविंद ने इसकी स्थापना की थी। जो हरगोविंद थे उन्होंने सैन्य समुदाय में बदला था सिखों को। तो ये आपको दोनों बातें याद रखनी है। ठीक है, वैसे गुरु गोविंद सिंह ने आंसर जो माना है आयोग ने वो गुरु गोविंद सिंह माना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं क्या कहलाते हैं? वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। डाइप्लोब्लास्टिक जानवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइप्लोब्लास्टिक जानवर बोलते हैं। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई थी? तो मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन करके तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में, याद रखेंगे शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मणिपुरी नृत्य को प्रदर्शित करके उसे वापस दिलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? साक्षरता दर की बात करते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो, 74% थी। कितनी? 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंधों के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका था? यह कथन दोस्तों रॉबिन्स का था। किसका? रॉबिन्स का। ठीक है, याद रखें किसका था? रॉबिन्स का था। देखो एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो शायद आपको ना पता हो। अब ये क्वेश्चन देखिए, एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना? 8 लाख मेगावाट होने की कब तक संभावना है? तो ये 31-32 तक, अनुच्छेद राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 2031-32 तक होने की संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसके किसके बीच स्थित है? तो पनामा नहर जो है ये याद रखेंगे दोस्तों, ये मानव निर्मित नहर है। पहली बात कहाँ पर है? मानव निर्मित नहर है। मानव निर्मित नहर है। मानव निर्मित मतलब प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम है। और ये कहाँ पर देखने को, अगर आप देखेंगे इस तरीके से आपको उत्तरी अमेरिका देखने को मिलता है, मतलब इस तरीके से कुछ उत्तरी अमेरिका है और उसके बाद यहाँ नीचे से दक्षिण अमेरिका शुरू हो जाता है और यहाँ पर एक पनामा शहर है जो आपका मैक्सिको पड़ता है, मैक्सिको के नीचे पनामा शहर देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए इस तरफ आपका अटलांटिक महासागर पड़ता है और इधर प्रशांत महासागर, तो जो दूरी कम हो इसलिए जो थी वो पनामा नहर को बनाया गया था। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं।
जम्मू कश्मीर में स्थानीय निवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? जो जम्मू कश्मीर है उसमें जो स्थानीय लोगों के स्थायी आवास अधिकार करने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्य विधानमंडल के पास। राज्य विधानमंडल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? यूरोप के किस देश में बंदरगाह ही नहीं है, बताएं। फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड या स्पेन? तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्विट्जरलैंड। इसमें क्या है, इसमें आपको इसकी राजधानी अगर बात करते हैं तो राजधानी की बर्न होगी। यहाँ पर एक भी बंदरगाह नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है। कौन सी चीज़ जम्मू कश्मीर में पाई जाती है? सिमोरी, नैनीताल, भीमताल, पुलकित? ये भी पता होगा शायद आपको। तो राइट आंसर क्या होगा? सोमोरी। सोमोरी जो झील है ये आपको कहाँ पर, इसे इसे तसो मोरिरी भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर वर्तमान के अनुसार देखें अब ये कहाँ पर, ये लद्दाख में पहुंच गई। कहाँ पर है ये? अब लद्दाख में पहुंच गई, याद रखेंगे। कहाँ पर अब ये अब लद्दाख में पहुंच गई है, याद रखेंगे। ठीक है, लद्दाख में पहुंच गई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जेमू ग्लेशियर बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जेमू ग्लेशियर, देखो जेमू ग्लेशियर की बात करते हैं, पूर्वी जो भारत है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। कहाँ पर? सिक्किम में देखने को मिलता है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या श्रीलंका में जातीय संघर्ष के मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1987 हो जाएगा। 1987 में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया था? तो ये सभी को रटा होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है और ये क्या बोलेंगे, अहमद शाह अब्दाली जो था उसने मराठाओं को हराया था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया? अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद संवर्ती सूची अगर पूछी जाए वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, और प्रस्तावना की भाषा वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एशियाई मूल का खेल नहीं, एशियाई मूल का खेल नहीं बोलेंगे भैया, एशियाई मूल का कौन सा खेल भैया? एशियाई मूल का नहीं है। तो याद रखेंगे ऑप्शन रग्बी। रग्बी जो है ये एशियाई मूल का नहीं, बाकी खो खो, कबड्डी, लूडो ये तो अपने घर के खेल हैं। ठीक है, रग्बी राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों से कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? बॉक्सिंग से संबंधित नहीं है। अपर आउट, नॉकआउट, बर्डी, पंच? तो ऑप्शन नंबर बी, बर्डी ये जो है वो आपका बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये गोल्फ से संबंधित है। जो आपका क्या बोलेंगे, वर्डी नहीं, वर्डी जो है ये किससे संबंधित है? गोल्फ से। हाँ, गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ से। वर्डी किससे हो जाएगा दोस्तों? गोल्फ से हो जाएगा, गोल्फ से वर्डी हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? उत्पादन का परिश्रम, भूमि, परिवहन, पूंजी? देखिए उत्पादन का जो महत्व, परिवहन जरूरी नहीं है उत्पादन के लिए श्रम, भूमि और पूंजी ये तो जरूरी है, लेकिन परिवहन जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? 4 वेद आपने पढ़े, उनमें से ब्रह्म वेद के नाम से दोस्तों अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद, इसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। FIG किस खेल का शासी निकाय है? पूछा, बताइए FIG किस खेल का शासी निकाय है? तो राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी, जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? भद्रावती। भद्रावती कहाँ है? ये कर्नाटक में स्थित है, याद रखेंगे। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद और किस नाम से जाना जाता है? फरीद, शेरशाह, फरीद के नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे। इसका मकबरा सासाराम में स्थित है। किस संशोधन के अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। भारतीय न्याय प्रणाली प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? तो एकीकृत प्रणाली है। कैसी है? एकीकृत प्रणाली है। भारत की जो न्याय प्रणाली है वो एकीकृत प्रणाली है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गैर निष्पादित संपत्ति एक लोन या एडवांस है जो अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान करती है। 90 दिन। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर ए।